नमस्कार। तो हर रोज की तरह आज फिर हमारे साथ हैं संजय बासु जी। नमस्कार। अभी पिछले 4 दिनों से संजय बासु जी हम लोग के साथ में नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि संजय बासु जी इन 4 दिनों में महाराष्ट्र का दौरा करके आए हैं। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। संजय बासु जी ने ग्राउंड पे भी जाने का फैसला किया है और इन 4 दिनों में महाराष्ट्र में उन्होंने क्या देखा, तो अब हम लोग यहाँ से स्टेट वाइज एक एपिसोड शुरू करेंगे कि क्या है महाराष्ट्र का मूड। कल एक बहुत बड़ी रैली भी हुई, उसको लेकर के भी संजय बासु जी से जानेंगे। संजय दा, क्या स्थिति है? आप महाराष्ट्र घूम के आए हैं, अलग अलग जिलों में आप गए हैं, लोगों से बात की है, तो क्या ओवरऑल क्या मूड लगता है आपको लोगों को? देखिए, लोगों के मन में इस इलेक्शन को लेके धारणा बहुत स्पष्ट है और हैरान की बात है कि जो पॉलिटिकल समझ जो बोलते हैं, राजनीतिक समझ, वो इतना स्पष्ट है। बहुत यूपी में वैसा सोच मैं लोगों के मन में तो कभी नहीं देखा नहीं। कल इत्तेफाक की बात है कि इतना बड़ा रैली हुआ, इतना बड़ा, बहुत ही बड़ा। शिवाजी पार्क में 1 स्क्वायर फीट जगह भी खाली नहीं था। तो मोटा मोटी मैं एक बात मैं बोल सकता हूं कि ज्यादातर लोगों ने तय कर लिया किसको वोट देना है, किसको हराना है और किसको जिताना है। अच्छा, क्या इंटीरियर के इलाकों में भी आप गए हैं? मैं जो गया था ज्यादातर उत्तर महाराष्ट्र और उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र, जलगांव, भुसावळ, मनमाड, अहमदनगर, इस टोटल बेल्ट जो है, इस बेल्ट में 2 किस्म की मैं स्पष्ट धारणा लोगों की जो सोच मेरे सामने आए हैं। पहला तो आपको बता ही दिया कि किसको हराना है, किसको जिताना है, वो तय हो चुका है। दूसरी बात, जो संख्यालघु संप्रदाय है, माने मतलब माइनॉरिटी है, वो इस बार एक मुश्त इकट्ठा होकर वोट करेगा। अच्छा, और वो इंडिया नहीं है, वो इंडिया अलायंस को वोट करेंगे, कोई भी आए। इंडिया अलायंस अगर बोला जाए, यूपी के बाहर सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से महाराष्ट्र, वहाँ पे देखने को मिल रहा है। चाहे मैं अभी उनसे बात कर रहा था कि देखिए, अभी तक तो उद्धव जी का कैंडिडेट या शरद पवार जी का कैंडिडेट या कांग्रेस का कोई कैंडिडेट आपके यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ। एक बुजुर्ग आदमी ने बोला, हमको पता है किसको वोट करना है ना। अच्छा, मतलब कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं, वोट किसको करना है। एग्जैक्टली। तो मैंने पूछा, तो आप किसी को जिताएंगे, गुट को जिताएंगे? गुट लड़ रहा, बोला हाँ ये भी पता है, एनडीए बनाम इंडिया, स्पष्ट रूप से। और वो एक होटल चलाते हैं सज्जन। तो मैंने पूछा कि पिछले बार किसको वोट दिए थे, तो बोला वो छोड़ दीजिए, वो निकम्मे निकले। हाँ, मतलब तो इससे इंडिकेशन मिलता है कि पिछली बार जिनको वोट दिया, हाँ, अब वो कौन है? वो शिवसेना का एमपी है। मैंने बोला शिवसेना का एमपी मतलब उद्धव ठाकरे के खिलाफ? नहीं, अभी है नहीं उद्धव ठाकरे के। अच्छा, वो शिंदे गुट में है। शिंदे गुट में। वो बाद में पता चला, बाहर आके जब लोगों से पूछा जी, तो शिवसेना की सिंबल से तो जीता हुआ था। तो दूसरी बात है कि पिछले 2 साल की ये जो तोड़ जोड़ की जो राजनीति वहाँ पे हुए हैं, तो एमपी जो थे, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे जो सांसद थे, उसका कनेक्शन लोगों के साथ टूट चुका है। पब्लिक से कनेक्शन नहीं, टूट चुका है। उसको खुद को भी पता नहीं है कल मैं किस गुट पे रहूंगा, कल मेरा अस्तित्व कहाँ पे रहेंगे। तो इस कंफ्यूजन से जनता कंफ्यूज्ड हो सकता है। लेकिन स्पष्ट रूप से मैं बताऊं, यंग जनरेशन जो गाड़ी की ड्राइवर बहुत कुछ बोल सकते हैं आप, मैं गाड़ी जो लेके घुमा था, तो उनके कहना था कि देखिए रास्ता का हाल। मैंने बोला गडकरी जी की तो अपना स्टेट है, हाँ, समृद्धि पथ भी आपने दिखाया, मुंबई नागपुर, बोलते वो तो एक शो पीस हो गया। सूजू करके लोग मुंबई वाले नागपुर जाएंगे, बड़े लोग होते हैं। लेकिन आप जिस रास्ते से जा रहे हो, पुणे वाले हाई रोड, ये भी तो नेशनल हाईवे है। मतलब अच्छा, बोला हाँ ये भी नेशनल हाईवे है।
बोलता है यहाँ पे पॉलिटिक्स ने इस रास्ते को बर्बाद कर दिया, पिछले 12 साल से ये बना नहीं ढंग से, तो अब क्या करेंगे। मैंने बोला अब क्या करेंगे, जो भी आता है। बोले नहीं, जो भी आता नहीं है, जो आए हुए थे इस बार उनका जाना तय है। तो ये दिलचस्प होगा आने वाले दिन पे कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद फुल फ्लेज जब कैंपेन चालू होगा, मुद्दा क्या क्या लेके आएंगे इंडिया गठबंधन। कल की जो रैली हुई है उसमें मैं एकता बहुत। अच्छा, एक सवाल संवेदा और है ये कि लोगों का कहना, खासतौर से मीडिया में एक तमाम सारा नैरेटिव सेट किया जाता है, तो सभी लोग जान रहे हैं किस तरह से मीडिया नैरेटिव सेट कर रहा है, किसके फेवर में कर रहा है। प्रकाश अम्बेडकर एक बड़ा फैक्टर है और उनको लेकर के कहते हैं कि अभी वो महाविकास अघाड़ी में शामिल नहीं हुए हैं या उनका कुछ अभी मान मनोबल चल रहा है। अभी तक उन्होंने खुल के तो सामने नहीं बोला है, लेकिन कल की मीटिंग के बाद, कल की जन समर्थन के बाद, रैली के बाद लग रहा है वो भी इस खेमे में आएगा। तो वो भी कल की रैली में थे, इसका मतलब। हाँ, तो रैली में होने का मतलब ही ये है कि वो इसका एक पार्ट है। और देखिए दूसरा, मैंने बोला ना, दो पोल में, दो मेरू में विभक्त हो चुका है महाराष्ट्र के वोटर। या तो आप इस खेमे में, नहीं तो आप उस खेमे में। अब देखना इस बात की है कि इसके बीच वाले करीब करीब 30% लोग अनडिसाइडेड हैं। मैं जिनसे बात किया है अब तक 4 दिनों में, तो 30% लोग अनडिसाइडेड है मैं किस पे जाऊं आने वाले दिन पे। उद्धव ठाकरे जी के ऊपर एक सेंटिमेंटल जो बोलते हैं ना, सहानुभूति बहुत बड़ा प्ले कर रहा है जी। और बीजेपी को अपना जमीन तलाशने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, नैरेटिव सेट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ खास काम नहीं। मोदी जी का पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है, अब की बार 400 पार और मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। और ये धारणा हमारे दिल्ली वाले को है। मैं वहां पे जाके, दिल्ली वाले से मतलब दिल्ली की जनता में, दिल्ली की मीडिया वाले जो दिल्ली में बैठ करके इस तरह की बातें करते हैं, वहां के लोगों के मन पूरा स्पष्ट है। जो आंखें बंद करके बीजेपी में वोट देने वाला वो है, जो आंखें बंद करके नॉट शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी को, शरद पवार जी को वोट देने वाला है, या कांग्रेस की खेमे में जो वोट देने वाला है, वो भी तैयार बैठे हुए। अब देखने की बात है कि बीच वाले जो फ्लोटिंग 30% वो किधर जाएगा। वो बड़ा, या तो एक लैंडस्लाइड हो जाएगा। क्या आपको ये चांसेस लग रहे हैं कि वो जो फ्लोटिंग वोटर है वो बीजेपी की तरफ लास्ट में शिफ्ट हो सकता है? ये तो आने वाला समय बताएगा। दूसरी बात, मैं एक जानकार से बात कर रहा था जो इत्तेफाक से पुणे में रहता है। वो आए थे अहमदनगर में किसी काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में। वो बोल रहा था कि देखिए यहाँ की जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है इस एरिया में, नॉर्दर्न महाराष्ट्र में, उसके साथ मैच नहीं होता है साउथ महाराष्ट्र का पॉलिटिकल डायनेमिक्स। मतलब वो अच्छा, अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह का डायनेमिक्स है। बोलते हैं पुणे एंड बियॉन्ड, उसके नीचे, उसमें प्रकाश जी का और शरद पवार जी का दबदबा है, अभी भी है। वहां पे एक फैक्टर नितिन गडकरी जी का काम करता है। नागपुर के बाद उस एरिया में काम करता है। कितना वो एग्रेसिवली वहां पे जाके, मैंने बोला मोदी जी का फैक्टर, बोला मोदी जी तो ओवरऑल है, लेकिन लोकल लेवल पे जो फैक्टर काम करता है उसमें अच्छा खासा उनका प्रभाव है गडकरी जी का। ओवरऑल महाराष्ट्र में गडकरी जी को बहुत लोग प्यार करते हैं, मान्यता देते हैं। वो तो वही तो एकमात्र व्यक्ति है, बार बार लोगों ने बोलते हैं, जो कम से कम कुछ करके दिखाया। तो उस एरिया में मोदी जी से बड़ा चेहरा अगर कोई है तो नितिन गडकरी। 100% मैं बोलूँ। और दे लव दैट कि ये एक महाराष्ट्रियन चेहरा है जो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सारा देश के लिए काम करता है, ये भी बोला है जी। तो तीसरा जो मेरा क्वेश्चन था कि शिंदे जी, अजित पवार जी को छोड़ अगर दिया जाए तो देवेंद्र फडणवीस का दबदबाव कितना है। तो यंग जनरेशन बोलते हैं वो तो पपेट है।
अच्छा, यंग जनरेशन में बोलता है वो तो पपेट है, वो तो पपेट है, तो चलेगा तो मोदी जी के कहने पे ही वो, अपना तो कुछ है नहीं। तो मैंने बोला महाराष्ट्र की जो माने एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन जो राज्य में चलाते हैं, क्या उसका प्रभाव इस वोट में पड़ेगा? बोला बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये क्लैरिटी देता है, एक स्पष्टता देता है लोगों की सोच की। और ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, मैं उतने पढ़े लिखे लोगों से बात ही नहीं। अच्छा, कॉमन मैन जो हाँ, जो प्याज लेके जा रहा था ट्रॉली पे, मेरे साथ चाय में दुकान में आ गया था, तो मैं पूछ रहा था कितने करके किलो, बोला 3 रुपया किलो, आप कितने लोगे? मैंने बोला नहीं, मैं तो घूमने आया हूँ। तो वो जा रहा था मंडी में बेचने के लिए, तो मैंने बोला क्या हाल है आपका खेती बाड़ी का? बोला जैसा है वैसे ही है, कोई खास कुछ है हुआ नहीं। तो इस बार क्या आपको लग रहा है? तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलते जो भी आए हमारा हाल तो वही रहेगा। तो वीरू भाई, मैं एक बात बताऊं, मेरे मन में एक शंका था कि एक पार्टी शिवसेना टुकड़ा हो गया, एनसीपी टुकड़ा हो गया, सिंबल चला गया, पार्टी का नाम चला गया, उसके बावजूद भी शरद पवार जी या उद्धव ठाकरे जी लड़ाई कर रहे, कर पाएगा? कैसे कर पाएगा? लेकिन मैं आपको एक बार बताऊं, पिछले 2 साल में जब से ये घटना घटी, तोड़फोड़ की राजनीति हुई और इन लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, उसके बाद से उद्धव ठाकरे जी ने गांव-गांव तक गए और अच्छा खासा अपना पैर जमा लिया। तो उन्होंने मेहनत की, नो डाउट। जी, तो ये है ओवरऑल महाराष्ट्र का जो भी समीकरण है या जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं। तो बड़ी बातें संजय बासु जी ने बताई कि इस टूट के बाद लोगों को अगर लगता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे कमज़ोर हुए हैं, तो वो किसी तरह से नहीं है। दूसरा मेरा कहना आपसे ये है कि तमाम तरह के सर्वे दिखाए जाते हैं, और सर्वे जितने भी दिखाए जाते हैं उनकी हकीकत आप सबको पता है। सर्वे कैसे किए जाते हैं और कैसे कराए जाते हैं। तो हम लोगों की जो बात हुई थी वो ये भी हुई थी कि इसमें कुछ लोगों की बाइट लेकर के दिखाई जाए, तो फिर वो भी एक बहुत प्रासंगिक चीज़ नहीं है, क्योंकि बाइट के लिए कुछ लोगों को तैयार कर लिया जाता है, उनको खड़े होकर के उनके मुंह में माइक लगा करके और जो पहले से तय कर लिया जाए बुलवा दिया जाए। ओवरऑल जो वहाँ की परिस्थिति है, जो वहाँ की स्थिति है, वो संजय बासु जी ने बताई। इस पर भी और चर्चा करेंगे अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से। मैं भी बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए जाऊँगा समय निकाल करके। दिल्ली के बारे में हम लोग बराबर घूम रहे हैं, दिल्ली के बारे में, दिल्ली का जो मूड है वो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, क्या है आपके प्रदेश का हाल। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।